नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि आपातकाल जो कि 25 जून 1975 को लगाया गया था, उसके उसके उसका साप्ताहिक हम बनाएंगे। उसके शोक में हम हर एक दिन आपके सामने उस समय जो दरिंदगी की गई थी, क्रूरता की गई थी, अत्याचार किए गए थे, उसकी छोटी छोटी कहानियाँ चश्मदीदों की जुबानी आप तक लेकर आएंगे। मैं किताब जो कि नरेंद्र भदौरिया जी का लिखा हुआ है, उस पूरे दौर के वो साक्षी रहे हैं, उसको जिया है, भागते रहे हैं, पुलिस से बचते रहे हैं, किस तरह से प्रेस पे सेंसरशिप था और किस तरह से लोगों की जानें जा रही थी, किस तरह से अत्याचार अपने परवान पे था इंदिरा गांधी, लेकिन हंस रही थी। संजय गांधी को मज़े आ रहे थे। संजय गांधी नसबंदी करवा कर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने में ही एक प्लेजर ले रहे थे, और इंदिरा गांधी जब लोगों की जो भी उनका विरोध कर रहा था या उनको लगता था कि वो उसका विरोधी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके अपने आप को मजबूत महसूस करने की एक छलावा भरी ये कोशिश थी, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपको राजनेता नहीं बनाती, मजबूत नेता नहीं बनाता। ये चीज़ें आपको इतना कमज़ोर कर देता है कि मौत किस हश्र का होता है, ये तो इंदिरा गांधी की मौत से भी समझा जा सकता है। इमरजेंसी में प्रेस पर नरेंद्र भदौरिया जी लिख रहे हैं, ज़्यादतियों को लेकर के। इमरजेंसी में प्रेस पर सेंसरशिप लागू था। हर बड़े अखबार के दफ्तर में जिला प्रशासन का अफसर कुछ बैठा दिया गया था जो निगरानी करता था, ताकि कोई ऐसी खबर ना छप जाए जो इंदिरा गांधी का या आपातकाल की ज़्यादतियों के खिलाफ हो या उसका साक्षी बने। छोटे अखबारों की तो औकात ही क्या कि वो कुछ भी छापने की हिम्मत करे। बड़ी बड़ी घटनाएं भी नहीं छप सकती थी। प्रशासन की जातियां छपने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लखनऊ की एक घटना है जो आपके सामने बताने जा रही हूँ। जिले के आला अफसरों को ऐसा लगा कि आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं और दिन रात इधर उधर घूमते रहते हैं। इन आवारा कुत्तों को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, इन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। आवारा कुत्तों को रात के समय में फिर मार डालने की पूरी तैयारी शुरू की गई। जिला अधिकारी ने उपाय भी बता दिया कि नगर निगम के कर्मचारी जहर में सनी डबल रोटियां गाड़ियों में भरकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े और कुत्तों के सामने फैलाते चले गए। यही हुआ, पर सवेरे का नज़ारा, कुत्ते तो मरे ही, कुछ और था। लखनऊ की सड़कें लाशों से बिछ चुकी थी। सवेरे का नज़ारा जो लखनऊ के लोगों ने देखा, वो तो लोगों की आंखें फटी फटी रही, दिल दहलने लगा, चित्कारें निकलने लगी आत्मा से, लोग छाती पीट कर रह गए। कुत्तों के साथ साथ गरीबों के बच्चे भी वहाँ पे मरे पड़े हुए थे, क्योंकि जिन डबल रोटी को, उस जहर से लिपटी हुई डबल रोटी को कुत्तों ने नहीं खाया था, उस वक्त में भूखमरी से मर रहे बच्चों ने उठा के खा लिए थे और वो मर गए थे। गाय, सांड, सभी तरह के पशुधन जो हैं सड़कों पे जहाँ तहाँ मरे हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर मन महसूस कर रह गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि चू तक भी बोल जाए। किसी अखबार में कोई खबर नहीं छपी। उस समय एक अंग्रेजी के अखबार के पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और फोटो के साथ खबर के दफ्तर पहुंच गया। संपादक ने भी हिम्मत दिखाते हुए खबर छाप दी। तभी जिला प्रशासन के अफसर की नज़र पड़ गई और वह खबर न केवल रोक दी गई, बल्कि रिपोर्टर को धमकाया गया, उसकी नौकरी चली गई, वो जेल चला गया। इस माहौल में वास्तविक खबरें देना मतलब अपने जान पे लाले थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस वक्त में भी स्वयंसेवक संघ जो है वो लगा हुआ था। वो लोगों तक खबरें पहुंचा रहा था, वो लोगों को जगा रहा था। जन जागरण का ये कार्यक्रम, ये काम जो है लगातार चल रहा था, जान जोखिम में डाल करके जनता को बताया जा रहा था कि किस तरह का अत्याचार जो है वो छाया हुआ है पूरे देश पे। जनता को इस अंधकार से पार नहीं देखने की आदत डाली जा रही थी। तभी आरएसएस की ओर से सही खबरों के प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था की गई। पूरे देश में गुप्त समाचार पत्र छपने लगे। ये आकार में पत्रिका की साइज के होते थे। पेज 8 या 12 तक के होते थे। कानपुर, लखनऊ के आसपास के जिलों में जनता समाचार के नाम से एक साप्ताहिक पत्र छपकर बंटने लगा।
इसकी छपाई एक से ज़्यादा प्रेसों में अलग अलग रूप से गुप्त रूप से होने लगी। सभी इसके लिए खबरें संघ के ही कार्यकर्ता जुटाते थे और संघ के ही कार्यकर्ता हर गांव, शहर, कस्बे आदि में गली गली को चिन्हित करते हुए स्थानों तक उनको पहुंचाते थे। तमाम प्रबुद्ध किंतु डरे हुए लोग रात को चुपके से यह अखबार उनके दरवाजे के अंदर डाल दिया जाता था और वो भी चुपके से पढ़कर इन अखबारों को फाड़ देते थे, बर्बाद कर देते। उन्नाव की जनता समाचार एक बोरे में भर कर आ जाते। यह काम राम नारायण त्रिपाठी के जिम्मे में सौंपा गया था। राम नारायण जी बड़े सरल, मृदुभाषी और संघ के प्रखर समर्पित स्वयंसेवक थे। और अगर हम देखें तो ये पूरा प्रकरण जो है आगे चलता रहा और जनता का जागरण होता रहा। उन्नाव में वीरेंद्र जी के प्रयासों से संघ के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी हो गई थी और इनमें से एक जो नाम था वो शांतनु वाजपेयी का भी था। शांतनु वाजपेयी के पिता चंद्र भूषण वाजपेयी एक अध्यापक थे। माँ चंद्रावती गृहिणी थी और 3 बहनें थीं, 2 भाई थे। एक पूरा परिवार इस तरह से संघ में था, मानो घर नहीं संघ की शाखा ही हो। शांतनु को पुलिस ने 1 अक्टूबर 1975 को रात के बड़े चौराहे पर उस वक्त पकड़ा जो अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा गांधी के चित्र वाले पोस्टर लगा रहे थे। पोस्टरों में आपातकाल के विरोध की बातें लिखी गई थीं। इसी अपराध में शांतनु को पुलिस उठाकर ले गई। कोतवाली में उनके साथ पुलिस इतनी ज्यादती हो सकती थी, सब कर लिया गया। पिलास से उंगलियों के नाखून जो हैं, आप समझिए कि ज्यादती की वो हदें पार हो रही थी कि आपातकाल में जेल में जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी उन लोगों के पिलास से उंगलियों के नाखून जो हैं वो नोच लिए जा रहे थे। उनको खींच कर नोच कर ऐसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन शांतनु जी के मुख से एक चीख भी नहीं आई। इसके लिए उन्होंने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया था। कोतवाल कृपाल सिंह एक नाखून खुद निकाल कर सिपाही को सिखाया। एक झटके में लात लगाकर उनके नाखून खींचा। खून का फव्वारा फूट पड़ा तो गंदा कपड़ा सिपाही को देकर कहा कि इसे दबा दो। नाखून निकालने के दौरान शांतनु अचेत हो गए। उनके चेहरे पर ठंडा पानी डाला जाता था और फिर वही क्रूरता दोहराई जाती थी। कृपाल सिंह शांतनु को से जानना चाहता था कि वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र भदौरिया कहाँ मिलेंगे। शांतनु यह भी कहते कि मैं उन्हें जानता हूँ पर कहाँ मिल सकते हैं, इस पर मौन साध जाते। कृपाल सिंह ने 2 मोटे बांस मंगवाए, शांतनु की जांघों के नीचे रखा। 2 सिपाहियों को बांस पर चढ़कर पैर दबाने को कहा। शांतनु चीख से फिर एक बार अचेत हो गए, बेहोश हो गए। पुलिस की इस जाति को कई बार दोहराया गया। शांतनु को 2 दिन तक कोतवाली में रखकर ज्यादतियाँ दोहराई जाती रहीं। पिताजी, माताजी, भाई बहन गिड़गिड़ाते रहे। कोई मिलने के लिए फटकने नहीं पाया, किसी को मिलने नहीं दिया गया। इतनी ज्यादतियों पर भी शांतनु ने मुंह नहीं खोला और पूरी तरह से होश खोकर अचेत पड़ गया। तो तीसरे दिन पुलिस जीप में पावदान के पास लाद कर कोर्ट ले गई। कोर्ट में खानापुरी हुई। कुछ वकीलों ने बताया कि उसे मजिस्ट्रेट ने जीप में लादा हुआ देखकर तसल्ली कर ली और जेल भेज दिया। जेल में पहले से ही बंद रामकरण सिंह और अन्य मिशा DIR बंदियों ने बताया कि 1 महीने तक शांतनु उठकर बैठ नहीं पाया। शौच भी सहकैदी लेते हुए ही कराते। वह लुंज पुंज हाल में जेल में रहा, जहां उसकी जांघों की मांसपेशियां फटी हुई थीं। पैर पिटते पिटते इतने सूजे हुए थे कि उसके बल वो खड़ा नहीं हो सकते थे। आपातकाल के दौरान पूरे जिले के लगभग 70 स्वयंसेवक कार्यकर्ता शांतनु की तरह आपातकाल के विरोध के काम में लगे थे। इनमें से आज 38 साल बाद अनेक अपनी जीवन की वो जो आयु थी वो पूरा कर चुके हैं, वो अपने देह को त्याग चुके हैं। बड़ी संख्या अभी भी सक्रिय है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से देश के लिए मरने मिटने की शपथ ली। भारत माँ की सेवा में इनका अभीष्ट है। यहाँ कुछ नामों का ही उल्लेख संभव है। बड़ी संख्या वर्णन की सीमाओं से परे है। कुछ नामों में राजकुमार सिंह नंदौली वाले का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध में सत्याग्रह में भाग लिया था।
जिला कचहरी में उन्हें पकड़कर कोतवाली लाया गया था, जहां उनकी बेतहाशा पिटाई की गई थी। बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता था, पीटा जाता था, उल्टा टांग दिया जाता था। इस तरह से वही ज्यादतियाँ दोहराई गईं जो शांतनु जी के साथ हुई थी। राजकुमार सिंह जी भी जेल में 1 महीना संभालने में लगा। राजकुमार सिंह आपातकाल के बाद भी संघ में सक्रिय रहे, लंबे समय तक प्रचारक रहे। फिर उन्होंने राजनीतिक रास्ता अपनाया था। ऐसे कई उदाहरण हैं, किन किन की बात कही जाए और किन किन के दर्द को आपके सामने रखा जाए। इस तरह की ज्यादतियाँ न जाने सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में लोगों के साथ हुआ। सिर्फ संघ के 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है वो बंद थे। 1000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी थी। मीशाबंदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लोगों को पता नहीं था कि उनका अपराध क्या है, लेकिन वो जेल में थे। जेल में प्रताड़नाएं अपने सारी हदें पार कर चुकी थी। मजिस्ट्रेट मौन दर्शक बना हुआ पुलिस कस्टडी में मारे गए लोगों को जेल भेज देता था। जेल में जाकर फिर उसी तरह की कुछ यातनाएं होती थी। व्यक्ति अगर जिंदा लौट आता था तो कुछ दिन बाहर जिंदा रह के फिर वो परलोक सिधार जाता था, या फिर जेल से ही वो लापता हो जाता था, उसका कोई पता नहीं चलता था। ऐसा था आपातकाल का वो दौर जब पूरा भारत बंधक था। ज्यादतियों का दौर था, अत्याचार की आदत डाली जा रही थी जनता पे और बताया जा रहा था कि देश अब ऐसा ही होने वाला था। ये एक प्रयोग था कम्युनलिज्म के लिए। इंदिरा गांधी देश में सेकुलरिज्म को जो उस वक्त में घुसेड़ा गया था वो एक बहाना था। दरअसल इस देश की लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बर्बाद करना था और यहाँ पे तानाशाही स्थापित करनी थी। लेकिन ये भारत देश है, सनातनियों का देश है, जहाँ मजबूत इरादे हमेशा दुश्मनों पे भारी पड़े हैं। जो भी गलत ध्येय के साथ भारत की तरफ बढ़ा है वो कुछ देर के लिए अपने आप को सफलता की सीढ़ी पे तो पाता है, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता है। यही हर्ष इंदिरा गांधी का भी हुआ। इंदिरा गांधी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी। आपातकाल की इस दौर की छोटी छोटी इन कहानियों को आप भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये वो दौर था जब आप सुनेंगे तो सेकुलरिज्म का वो चोगा जो आप जिसके नाम पे आप गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं उसको भूल जाएंगे। वो कितना बड़ा झूठ है इसको समझ पाएंगे। और इंदिरा गांधी जो आपकी लौह महिला नज़र आती है, इंदिरा मतलब इंडिया नज़र आता है, उसकी सच्चाई सामने, घिनौनी सच्चाई सामने आएगी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।